गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज़ प्रतिमा सिंह एंड वेलकम बैक टू पोलपाथ। अगेन हम कुछ प्रश्नों की जो है प्रैक्टिस करेंगे और इसको प्रैक्टिस ना कर करके अगर आप कुछ कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में एक विनर होगा, यानी कि हर एक क्वेश्चन में जिसका आंसर सबसे पहले सही आंसर सबसे पहले आएगा उसका नाम मैं मेंशन करूँगी, प्लस लास्ट में बताऊँगी भी कि कौन विनर है, यानी किसने सबसे ज़्यादा जो है टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी के साथ सबसे सही एंड सबसे ज़्यादा सही क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, तो वो बात लास्ट में विनर होगा। और हर एक क्वेश्चन का भी एक पर्सन मेंशन होगा कि हाँ किसने इसका सबसे जल्दी इस क्वेश्चन का सबसे जल्दी आंसर दिया है, सही आंसर दिया है। और कंडीशन ये है कि आप क्वेश्चन नंबर जो है पक्का डालिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर नहीं डालते हैं तो आपको नहीं लिया जाएगा। इससे क्या होता क्या है कि किसी का नेट स्लो चलता है, वो पिछले क्वेश्चंस के आंसर दे रहा होता है, कुछ पता नहीं चलता है ऑनलाइन में, तो आप जो है क्वेश्चन नंबर पक्का मेंशन करें वहाँ पर। और इसके अलावा मैं कहूँगी कि लोक प्रशासन पर भी मेरी क्लासेस जा रही हैं और संविधान पर भी क्लासेस चल रही हैं, तो उनको भी आप ज़रूर देखें। वहाँ आपके टीजीटी पीजीटी के लिए जितने भी स्टेट एग्ज़ाम है, ऑल एग्ज़ाम है, संविधान और जहाँ पर लोक प्रशासन आ रहा, लोक प्रशासन की और संविधान की जा रही हैं इस समय, तो जिनमें भी एग्ज़ाम में ये टॉपिक हैं तो उनके रिलेटेड सारे टॉपिक आपको यहाँ पर मिलेंगे। प्लस टीजीटी पीजीटी के सारे टॉपिक आपको प्लेलिस्ट में लगे हुए मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप अवेल करके अपने नोट्स बना सकते हैं। यानी कि जो टॉपिक पे आपको नॉलेज नहीं है या जिस टॉपिक में लग रहा है कि आपको पढ़ना चाहिए, तो वो वीडियो वहाँ से ले करके आप उसके नोट्स बना सकते हैं। जो लोक प्रशासन की क्लास चल रही है उसकी मैं फ्री हैंड रिटन नोट्स दूंगी, अपने हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगी, तो वो आपको मिलेंगे कहाँ? टेलीग्राम पर मिलेंगे। पोलपाथ के नाम से जो है टेलीग्राम मैंने बना रखा है, तो आप इसको सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, तो वहाँ से भी आप हमें ज्वाइन कर पाएंगे। और प्लस बताऊँगी कि डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट लगी हुई हैं, जो भी मेन टॉपिक हैं और कोर्स के रिलेटेड वीडियोज़ हैं, वो सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप उसको अवेल कर लें। और अपनी प्रैक्टिस भी है तो अपनी तैयारी को वहाँ से स्ट्रॉन्ग करें। चलिए देखेंगे, आज का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सभी मेंशन करेंगे और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सभी क्लास को जो है शेयर कर देंगे, क्योंकि कंपटीशन आपके बीच में है। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना अच्छा आपको अपना जो है लेवल पता चलेगा कि कौन जिनका कंपटीशन आपके साथ है तो उनका लेवल क्या है और आपका लेवल क्या है। ये सारी चीज़ें आपको यहीं पर पता चलेंगी। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुरक्षा परिषद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए कह रहा है कि अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए चुने जाते हैं। बी कह रहा है सुरक्षा परिषद का निर्णय कानूनी रूप से बाध्य होता है। सी कह रहा है कि सभी सदस्यों के पास वीटो शक्ति होती है। डी कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पर कौन सा जो है राइट है? ऑप्शन आपके दिए हैं, पहला है ए सी डी, दूसरा है ए डी, तीसरा है ए बी डी और चौथा है बी सी डी। तो यहाँ पर जो है तीसरा बी सी डी ए बी डी एक तो ये सही होगा आपका। 2 साल का होता है अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल और इसके सभी निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं। जो संयुक्त यूएनओ के 6 अंग हैं, 6 अंग में किसी के भी निर्णय बाध्यकारी नहीं है सिवाय किसके? सुरक्षा परिषद के। सुरक्षा परिषद के जो निर्णय कर देगा वो सभी देशों पर बाध्यकारी होंगे, तो वो जो हैं इसके निर्णय बाध्यकारी हैं, तो दूसरा भी सही हो जाता। तो और डी वाला ऑप्शन ये भी सही हो जाएगा। सी जो है ये सभी सदस्यों के पास पावर वीटो शक्ति होती है, ऐसा नहीं है, सिर्फ स्थायी सदस्यों के पास होती है, इसमें अस्थायी के पास नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा ए बी एंड डी यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूएनईपी द्वारा किस भारतीय को जीव विविधता के संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया है? बालकृष्ण दोषी। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, सी है CV रमन और डी है जीत थाइल। तो इसमें जो है बी डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इन्हीं को जो है जीव विविधता के संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया है। किसके? यूएनईपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन भी यहाँ पर राइट होगा। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य हैं?
ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सहयोग को बढ़ावा देना, बी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बढ़ावे को आसान बनाना, सी है विकसित राष्ट्रों में व्यापार को बढ़ावा देना और डी है विनिमय दर की स्थिरता को बढ़ावा देना। ऑप्शन आपके सामने कौन कौन से हैं? पहला कह रहा है कि ए बी है सही, दूसरा कह रहा है ए सी डी है, तीसरा ए बी सी कह रहा है, चौथा ए बी सी डी सारा कुछ कह रहा है। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि 3 यहाँ जो है यही सही हो जाएगा। ऑप्शन जो है यहाँ तीसरा कह लीजिए या सी कह लीजिए, तो ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है क्या? हैबिटेट थर्ड का उद्देश्य क्या था? यानी कि एक प्रकार से ये मीटिंग है, सम्मेलन हुआ था, तो इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है SDG 5 या SDG 10 या SDG 11 या SDG 9। SDG क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा। SDG गोल 11 यहाँ पर ये राइट हो जाएगा। और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश आसियान का संस्थापक देश नहीं है? संस्थापक की बात हो रही है। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड एंड कंबोडिया। तो इसमें जो है आज आसियान के जो है कितने सदस्य देश हैं? 10 हैं। और जब संस्थापक सदस्य देश कितने थे? 5 थे। तो उसमें जो है कंबोडिया नहीं था, उसमें आज की डेट में जुड़ चुका है, बट उस समय कंबोडिया नहीं था, यानी कि संस्थापक सदस्य देश नहीं है ये। संस्थापक सदस्य देश की बात करें तो ये तीनों हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर जो है आपका राइट हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज मेंबर ऑफ द संघाई +5। निम्न में से कौन सा देश संघाई +5 का सदस्य था? पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, रसिया एंड तजाकिस्तान। कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान एंड रसिया। और चौथा है उज्बेकिस्तान, इंडिया, चाइना, किर्गिस्तान एंड रसिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर जो है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया एंड तजाकिस्तान। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। संघाई +5 यही हैं। देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। फटाफट जो है सारे लोग लाइक कर देंगे सेशन को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द मोटो ऑफ अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन का सिद्धांत क्या है? यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी इन अफ्रीका और वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, अ यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग अफ्रीका, पीस, डिग्निटी एंड इक्वालिटी ऑन अ हेल्दी प्लैनेट। तो इसका जो है अफ्रीकन यूनियन का सिद्धांत की बात करें तो अ यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग अफ्रीका। ऑप्शन सी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। कौन सा? 7 का ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जबकि वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी, ये आपको मैंने कई बार बताया है, ये किसका है? आसियान का है। और ये सी जो है अफ्रीका का है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि आदर्शवादी किसमें विश्वास करते थे? युद्ध और संघर्ष में, या फिर व्यापार और सहयोग में, या फिर शीत युद्ध में, या फिर वर्ग संघर्ष में। आदर्शवादियों की बात हो रही है, तो जब भी कोई क्वेश्चन पूछे पहले उसको सोचो कि वो किससे रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर जो है आदर्शवादी व्यापार और सहयोग में विश्वास करते थे। ऑप्शन बी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है कि व्हेन वाज साउथ अफ्रीका इंडक्टेड इनटू ब्रिक टू फॉर्म ब्रिक्स। साउथ अफ्रीका को ब्रिक में कब शामिल किया गया जिसके बाद ब्रिक्स बना? तो क्या है यहाँ पर? 2009, 2011, 2008 एंड 2010। यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 2010 में जो है ये साउथ अफ्रीका को किस में शामिल किया गया था? ब्रिक में शामिल किया गया। उसके बाद ब्रिक जो है ब्रिक्स बन गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु रोट द बुक इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म बुक किसके द्वारा लिखी गई है? स्टालिन के द्वारा, मार्क्स के द्वारा, लेनिन के द्वारा या एम.एन. रॉय के द्वारा। तो ये जो लिखी गई है बुक लेनिन के द्वारा लिखी गई है। और लिखी कब गई? 1916 में जो है ये आती है अस्तित्व में। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या कह रहा है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से यह राय दी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? बेरुवारी,
संघ मामला, ऑप्शन ए। बी कह रहा है कि केशव नंद भारती मामला, सी कह रहा है कि दोनों यानी ए और बी दोनों, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। कौन सा है इसमें सही? तो जिसमें ये राय दी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं, वो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, बेरुआरी संघ मामला। इसमें इसने कह दिया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं, जबकि आगे जो केसेस आते हैं उसमें ये कहता है कि नहीं, संविधान जो है, प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? किसने कहा था संविधान कानूनों और रीति रिवाजों का सामुच्चय है? सामुच्चय है किसने कहा? डायसी ने कहा है, डायसी ने कहा, ब्राइस ने कहा, महीन ने कहा, या इनमें से किसी ने भी नहीं कहा है। क्वेश्चन नंबर 12 का सभी सही आंसर करेंगे। और इसको जो है कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है? ये ब्राइस के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ब्राइस। देखेंगे नेक्स्ट। सभी जो है सेशन को लाइक कर देंगे फटाफट से, क्योंकि लाइक करना जो है बहुत ज़रूरी है। जितने लोग जुड़ते हैं उतने लाइक नहीं आते हैं, ये नाइंसाफ़ी है, ये नाइंसाफ़ी है। इसको आप सब लोग ध्यान से सुन लें कि ये नाइंसाफ़ी कर रहे हैं मेरे साथ आप लोग, जो बंद कर दो करना, ठीक है। चलिए देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य है क्या है? धर्मनिरपेक्ष प्रदेश है, या फिर लोक हितकारी राज्य है, या फिर अधिनायकवादी राज्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। क्या है यहाँ पर? तो ये जो है ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, लोक हितकारी राज्य, ठीक है। देखो, अगर हम बात करें नीति निर्देशक तत्वों की, तो इसको जो है किस में दिया गया है? भाग 4 में दिया गया है। ये भाग 4 में जो है ये दिया गया है। और कहाँ से है? 36 से 51, 36 से 51 तक, 36 से 51, 51 तक जो है इनका जिक्र किया गया है। और ये एक क्या है कि पॉजिटिव डायरेक्शन देते हैं किसको? राज्य को। जबकि जो मौलिक अधिकार होते हैं वो नेगेटिव बताते हैं कि नहीं, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ हस्तक्षेप मत करो, ये मौलिक अधिकार हैं, ये यहाँ पर आप इनसे दूर रहो, यानी कि इनको रिस्ट्रिक्ट मत करो। जबकि यहाँ पर कहता है, राज्य उल्टा कहता है कि आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो। तो ये पॉजिटिव हैं और मौलिक अधिकार क्या है? निगेटिव हैं, ठीक है। इसमें 3 पार्टों में आप देख सकते हैं, 3 डिवीज़न किया गया है, यानी कि 3 तरह के विचारों को रखा गया है। एक सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, दूसरा गांधीयन यानी कि गांधीवादी जो विचारधाराएं हैं, और तीसरा जो लिबरल इंटेलेक्चुअल, ये 3 प्रकार की, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल, ये 3 प्रकार की जो है विचारधाराएं यहाँ पर विचार मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है, यानी कि जो सामाजिक एंड आर्थिक न्याय की बात की गई है, यानी कि सामाजिक आर्थिक समानता की बात की गई है। तो ये सब इसके कुछ खास चीज़ें हैं जो कि हमने डिस्कस किया। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट को। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका जो है राइट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जब तक हम नेक्स्ट देखेंगे तब तक आप सभी जो है इस क्वेश्चन को लाइक करेंगे, ठीक है। 14वां क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? ठीक है, भाग 12 है, या फिर भाग 11 है, या फिर भाग 9 है, या फिर कि इनमें से कोई नहीं है। कौन सा है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका जो है ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, भाग 12। कैसे राइट होगा? क्योंकि आप सभी को पता है कि संपत्ति का अधिकार पहले क्या था? फंडामेंटल राइट था, यानी कि मौलिक अधिकार था, और जिसे अब निकालकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया है, यानी कि लीगल राइट, इसको लीगल राइट बना दिया गया। और कहाँ रखा गया? 300A में जो है इसको उठा करके रख दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका जो है राइट हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रस्तावना के अनुसार संविधान को अपनाने की तिथि है, कौन सी है? 26 जनवरी 1950 है, या 26 नवंबर 1949 है, या 11 दिसंबर 1946 यानी 1946 है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका राइट होगा वो आपको बताना है। तो देखो, यहाँ पर अपनाने की बात हो रही है, लागू करने की बात नहीं हो रही। तो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, जबकि लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में जो है लागू कर दिया गया था। तो लागू और अपनाने में जो है अंतर है, उसका आप ध्यान रखेंगे। चलिए देखेंगे हम आगे का क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। और क्या कह रहा है 16
किस रिट को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कवच कहा जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, या फिर परमादेश, या फिर निषेध, या फिर क्वो वारंटो। यहाँ पर क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात हो रही है। तो जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हेबियस कार्पस जिसको बोलते हैं आप इंग्लिश में, तो उससे संबंधित है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। बाकी सभी जो व्यक्तिगत नहीं हो जाती हैं, बाकी जो है व्यक्तिगत के अंदर नहीं आएंगी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका हो रहा है राइट। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, किसने कहा था कि संविधान उन अधिकारों से जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है? तो यहाँ पर जो है संचित करना नहीं होगा, मिसप्रिंट है, यहाँ मैकाइवर होगा, मैकाइवर, ठीक है। तो मैकाइवर, लास्की, रिवॉल्वर एंड इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो है ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। लास्की महोदय ने ऐसा कहा है कि संविधान उन अधिकारों से जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, या राज्य उन अधिकारों से जाना जाता है जिनको वो नागरिकों को प्रदान करता है। तो थोड़ा सा सेंटेंस को, अक्षरों को तोड़ मोड़ दिया जाए तो घबराना नहीं है, उसको सोच के समझ के आंसर अपना दे देना है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय प्रदान किया गया है। तो जो नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनमें क्या है, आर्थिक न्याय प्रदान किया गया है। हम देखेंगे प्रस्तावना और मौलिक अधिकार में, प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, या फिर मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, या फिर नोटा यानी कि नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो है प्रस्तावना में दिया गया है, आर्थिक न्याय की बात की गई है, और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, अभी अभी हम बात उसी की कर ही रहे थे, तो उसमें कहा गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ये जो दोनों जोड़े हैं प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्वों के, ये जो जोड़ा है यानी कि दो चीज़ों को इसमें यहाँ पर रखा गया है बी के अंतर्गत, तो यही आपका सही होगा। इन दोनों में ही आर्थिक न्याय की बात कही गई है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है ऑप्शन बी यहाँ पर जो है राइट हो रहा है। चलिए देखेंगे हम 19 अगला क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? 28 जनवरी 1949 को, या फिर 28 जनवरी 1950 है ये 50 को, या फिर 28 जनवरी 1951 को, या फिर 28 जनवरी 1952 को। तो सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही, इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो इसका उद्घाटन जो है 26 जनवरी 1950 में, 28 जनवरी 1950 को किया गया था। तो ये जो है ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। अगर ये सर्वोच्च न्यायालय जो हम बात करें तो ये पहले क्या था, फेडरल कोर्ट यानी कि परिसंघ न्यायालय, परिसंघ जो है सर्वोच्च न्यायालय था, दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो फेडरल कोर्ट था, फेडरल कोर्ट ये किसके द्वारा आया था? जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसके द्वारा जो है फेडरल कोर्ट की स्थापना कहाँ, दिल्ली में की जाती है। और इसी फेडरल कोर्ट को जो है सर्वोच्च न्यायालय कर दिया जाता है। कब? 28 जनवरी 1950 को कर दिया जाता है, ठीक है। और यदि हम बात करें कि फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट कब आया भारत में, तो ये जो है बंगाल में आया था। कहाँ आया था? तो बंगाल में आया था। किसके द्वारा आया? तो रेगुलेटिंग एक्ट, जो रेगुलेटिंग एक्ट था कब का? 1773 का जो एक्ट था, तो उसके द्वारा जो है फर्स्ट बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ, बंगाल में हुई थी। क्योंकि सबसे पहले जो बंगाल प्रेसिडेंसी को सबसे मजबूत प्रेसिडेंसी के रूप में अंग्रेजों ने बना रखा था, ठीक है। और अगर हम चीफ जस्टिस की बात करें कि इसके चीफ जस्टिस कौन थे, तो जो एलिजा एम्पे थे वो जो है इसके चीफ जस्टिस थे, ठीक है। एलिजा एम्पे जो है इसके चीफ जस्टिस थे। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, इनका नाम पूछा जा सकता है। चलिए देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन जो है कह क्या रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक को स्वतंत्रता के अधिकार के तहत प्रदान की गई स्वतंत्रता के रूप में गलत तरीके से। ऑप्शन आपके सामने क्या क्या है, बिना हथियारों के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की आज़ादी। बी कह रहा है कि किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। जबकि
सी क्या कह रहा है कि देश के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की स्वतंत्रता। डी कह रहा है पैसे, व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय की स्वतंत्रता, यानी कि पैसा व्यापार आप कर सकते हैं। तो किसके अकॉर्डिंग देखना है, जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। और ये आपको जो है मिला है कहाँ, 19 के सबसेक्शन 1 में दिया गया है। और इसमें जो है आपको काखा गागा ऐसे करके दिए गए हैं बहुत सारे। वो मैंने एक ट्रिक के द्वारा कई चीज़ों में बता रखे और वीडियोस यानी कि अपने कोर्स लेक्चर में भी बता रखा है, तो वो आप वहाँ से देख लीजिए। और इसका क्रम जो है याद करना बहुत ज़रूरी है। क्रम बहुत पूछता है एग्ज़ाम्स में। 91 के अंतर्गत जो क्रम है वो बहुत पूछता है। संपत्ति का अधिकार भी इसी के अंतर्गत था एफ में, जो कि अब हटा दिया गया है। एफ से हटा करके यहाँ से हटा करके विधिक कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है किसी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये कहाँ पर दिया गया है, ये यहाँ पर नहीं दिया गया है, जो स्वतंत्रता के तहत नहीं दिया गया है। ये दिया गया है जो धर्म की स्वतंत्रता है, राइट टू रिलीजन में दिया गया है। और कहाँ पर दिया गया है, 25 जो अनुच्छेद 25 है उसके अंतर्गत दिया गया है ना। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ये राइट टू रिलीजन के अंतर्गत दिया गया है, ना कि जो ये स्वतंत्रता है 19 के अंतर्गत नहीं दिया गया है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 का यहाँ 20 राइट हो रहा है। 21 देखेंगे। यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके इस तरह आते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए हम रखेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी रखने पड़ते हैं, हालांकि हमारे लिए बड़े हो जाते हैं, पर फिर भी रखना पड़ेगा इसे। तो निम्नलिखित में से किस विशेषता को समानता के अधिकार के विशेषता के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया है। यहाँ है ऑप्शन ए क्या कह रहा है, यह राज्य के अधीन कार्यालयों में नियुक्त के मामले में समानता सुनिश्चित करता है। जबकि बी कह रहा है यह अकादमिक और सैन्य के अलावा अन्य सभी उपाधियों को समाप्त कर देता है। ठीक है। सी क्या कह रहा है, इससे अस्पृश्यता का नाश होता है। जबकि डी कह रहा है कि यह जो है यह महिलाओं और बच्चों आदि सहित समाज के किसी भी वर्ग के विशेष व्यवहार पर रोक लगाता है। तो कौन सा जो है गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया है, तो यहाँ पर देखो सभी ये सही हैं। जो डी है ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि महिलाओं और बच्चों आदि सहित समाज के किसी भी वर्ग के विशेष व्यवहार पर रोक लगाता ऐसा नहीं है। जबकि ये जो ये डी है ये एक्सेप्शन है, यहाँ पर गलत दिया गया है। ये एक एक्सेप्शन है। ये 15 जो आर्टिकल 15 का सब सेक्शन 3 है, सब सेक्शन 3 इसमें साफ साफ कहा गया है कि राज्य जो है, जो दबे कुचले लोग होंगे, जो वर्ग पिछड़े हुए होंगे, जैसे कि बच्चे, महिलाएं, इन सब के लिए विशेष प्रावधान, इन सब के उत्थान के लिए जो है विशेष प्रावधान कर सकता है। तो ये साफ साफ इसमें जो है कहा गया है। तो यही पर यहाँ पर गलत दिया गया है। ऑप्शन डी आपका जो है राइट हो जाएगा, ये आपका गलत है। जबकि अकादमिक और सैन्य के अलावा अन्य सभी उपाधियों को समाप्त कर दिया जाएगा, तो ये 18 में दिया गया है आपका। जबकि इससे अस्पृश्यता का नाश होगा, तो ये आर्टिकल 17 में दिया गया है। और ए में जो कह रहा है कि यह राज्य के अधीन कार्यालयों में नियुक्त के मामले में समानता सुनिश्चित करता है, तो ये आर्टिकल 16 में दिया गया है। तो 16, 17, 18 जो है ये सब सही है, ये गलत है। और गलत क्यों है, क्योंकि इसके अपोजिट यानी कि विशेष व्यवहार पर व्यवहार करने को राज्य विशेष व्यवहार कर सकता है इन जो पिछड़े वर्ग हैं इनके प्रति, ये आर्टिकल 15 का सबसेक्शन 3 में कहा गया है। राज्य विशेष इनके साथ इनको विशेष तरह से ट्रीट कर सकता है, यानी कि विशेष सुविधाएं दे सकता है इनके उत्थान के लिए। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका जो है राइट हो रहा है। और नेक्स्ट देखेंगे 22 का क्वेश्चन क्या। तो क्वेश्चन जो 22 है ये क्या कह रहा है कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का अर्थ है। यहाँ जो धर्म की स्वतंत्रता दी गई है हमारे भारत में, उसका क्या अर्थ है, दिए गए ऑप्शन में से ही उठाना है, अपने आप से कुछ सोच के अलग सेंटेंस नहीं। तो ऑप्शन में है सभी प्रकार के शिक्षण संस्थानों में धार्मिक निर्देश दिए जाएंगे। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहता है, ऐसा नहीं कहा गया है। बी कह रहा है राज्य धार्मिक सोच को प्रोत्साहित करेगा और रोजगार के मामले में धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों को वरीयता देगा। सी कह रहा है सभी व्यक्तियों को धार्मिक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए संस्थान स्थापित करने का अधिकार होगा। डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है राज्य जो है सभी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक निर्देश दिए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कहता है। और जो खास उसी जैसे संस्कृत ये
हिंदू विश्वविद्यालय है या फिर जो है ये उर्दू का विद्यालय है, इनको छोड़ करके किसी में भी जो है जो संस्थान किसी धर्म विशेष के लिए स्थापित किए गए उनको छोड़ करके जो है बाकी किसी भी संस्थान में धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। तो ऐसा इसने बता रखा है। और कुछ को छोड़कर एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, क्योंकि कुछ जगह पर उनको उसी लैंग्वेज यानी कि उर्दू जैसे है, संस्कृत है, इन सबको पढ़ाने के लिए अलग से संस्थान बनाए गए हैं, तो उनको छोड़ करके। आगे क्या है कि राज्य धार्मिक सोच को प्रोत्साहित करेगा और रोजगार के मामले में धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों को वरीयता देगा, तो ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत है। और सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सभी व्यक्तियों को धार्मिक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए संस्थान स्थापित करने का अधिकार होगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है और कह रहा है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार का अर्थ है। क्या अर्थ है? संविधान में संशोधन के लिए संसद को अनुरोध करने का नागरिकों का अधिकार। बी क्या कह रहा है? कुछ संवैधानिक संशोधनों के पक्ष में जनमत घटाने का भारतीय नागरिकों का अधिकार। जबकि सी कह रहा है कतिपय परिस्थितियों में नागरिकों को संविधान की अवज्ञा करने का अधिकार। बल्कि डी कह रहा है संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार। तो ये जो है यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का सीधा मतलब यही होता है कि जो संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यदि उनका कोई उल्लंघन होता है, अतिक्रमण उन पर होता है, तो जो नागरिक है वो कहाँ न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है। ठीक है, तो इस किसके अंदर दिया गया है? 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का जो संवैधानिक उपचार कहाँ दिए गए हैं? 32 के अंदर दिए गए हैं। 32 के अंतर्गत जो है रिट जारी करता है कौन सा? सुप्रीम कोर्ट। और 226 के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। 5 प्रकार की रिट जारी होती हैं और सेम रिट सारी सेम होती हैं, जिनका हमने बहुत बार जिक्र किया है। और यदि हम बात करें कि जो ये संवैधानिक उपचार का अधिकार है, इसको जो है अम्बेडकर ने क्या कहा है? तो इसको अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल कहा है, आत्मा कहा है। ठीक है, और आत्मा इसलिए कहा है कि जैसे शरीर जो है हार्ट एंड सोल के बिना कोई शरीर नहीं चल सकता है, नहीं रह सकता है, उसी प्रकार ये जो 32 संवैधानिक उपचारों का जो है दिया गया है, इसके बिना भी क्या संविधान नहीं चल सकता, यानी कि लोकतंत्र नहीं चल सकता है। और संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं वो नहीं फॉलो किए जा सकते, क्योंकि यदि उनका उल्लंघन होगा तो जनता कहाँ जाएगी उनको फिर से रिस्टोर करने के लिए। तो इसलिए इसको आत्मा और सोल कहा है, संविधान की आत्मा और सोल कहा है, क्योंकि इसके बिना संविधान का कोई मतलब ही नहीं रहेगा जब तक ये नहीं लागू होगा। तो अम्बेडकर जी ने इसको क्या है? हार्ट एंड सोल की संज्ञा दी है। और आज हमने यहीं पे इतनी क्वेश्चन लिए थे, 23 लिए थे और हमने सारे जो है कवर किए हैं। आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करेंगे। जितने भी लोग जुड़े हैं जो है सेशन को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, जो भी रिलेवेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से यदि, तो उनको भी शेयर करेंगे। और साथ में सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप सारी वीडियोज़ को अवेल कर पाएँ, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन ऑन नहीं करेंगे तो आपकी वीडियोज़ जो है मिस होती रहती हैं। वो आगे टाइम टू टाइम जो है वीडियो जैसे ही पब्लिश होती है आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता और फिर वो मिस हो जाती हैं आपसे। तो आज के लिए यहीं पर हम क्लास वाइंड अप करना चाहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।